साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सी बनी रहती है या एक असमंजस की स्थिति रहती है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखवाएंगे लिमिटेड 10-20 लाइन में लिखवाकर इसको समेट देंगे। समझ पूरा लीजिए। एक बार समझ में आ गया तो फिर इससे संबंधित सवाल कभी गलत नहीं होंगे। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और टॉपिक रहेगा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। साथियों देखो, संपत्ति के अधिकार शुरू से ही एक बहुत बड़ी विडंबना बना हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद जैसे ही सरकार का गठन होता है, आज़ादी मिली थी, उन सब के बाद ये समस्या लगातार सामने आ रही थी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया था। तो संपत्ति के अधिकार का वर्णन एक तो अनुच्छेद 31 में किया गया था और एक अनुच्छेद 19(1)(च), ये दो जगह संपत्ति के अधिकार का वर्णन था मूल अधिकारों में। अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ था? अनुच्छेद 31 में यह लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना जरूरी है तो केवल कार्यपालिका के आदेश से ऐसा नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इसके लिए विधानमंडल के द्वारा विधि बनानी पड़ेगी, कानून बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। एक तो ये बात लिखी थी। दूसरी बात ये लिखी थी कि यदि राज्य किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है, देखो संपत्ति का अधिग्रहण तो करना ही पड़ेगा राज्य को, तो क्योंकि बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें राज्य को ऐसी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे सड़कें बनानी है, हाईवे बनाने हैं या और कोई सार्वजनिक काम करना है, तो ये तो जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे निरपेक्ष रूप से संपत्ति का अधिकार दे दिया जाए किसी को, तो वो अपनी संपत्ति में कुछ भी ना करने दे, राज्य को फिर उसमें पैर भी ना रखने दे, क्योंकि वो तो उसका पूर्ण रूप से मालिक हो गया। तो इसके लिए दो शर्तों को पूरा करना था। किसके लिए? राज्य अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण करता है तो दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो ये थी कि अधिग्रहण लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए, और व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने वाली जो विधि है उसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि संपत्ति के बदले उसे क्षतिपूर्ति के तौर पर कितनी रकम दी जाएगी। ये तो अनुच्छेद 31 की बात हो गई। अब आते हैं अनुच्छेद 19(1)(च) पर। इसमें यह लिखा था, ये तो हमने पढ़ भी लिया है, पूरा 19 पढ़ा था जिसमें हमने इसको समझाया था। प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अर्जन, धारण या बेचने का अधिकार होगा, और जिस पर इसी अनुच्छेद के 5वें खंड के अनुसार राज्य साधारण जनता के हित के लिए, किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब दो आधार बताए थे संपत्ति के अधिकार पर, दो आधार बताए थे अनुच्छेद 19 में, जिसके अधीन वो था, यानी उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते थे साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है कि संपत्ति के अधिकार का हटाया जाना, तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो साथियों, संविधान लागू होने के साथ ही मैंने अभी बताया कि संपत्ति के अधिकार को लेकर सरकार के सामने बहुत सारी समस्या आई। दो तरह की समस्या मुख्य रूप से थी। पहली समस्या तो ये थी कि भूमि का पुनर्वितरण करना जरूरी था, क्योंकि पहले कुछ लोगों के पास ही संपत्ति थी, उनके पास ही भूमि थी, तो सबके पास नहीं थी। जैसे जमींदार है, जमींदार जागीरदार वगैरह हैं, ये सब भूमि के मालिक थे। अब सरकार के द्वारा भूमि को सही तरीके से बांटने के लिए कुछ कानून बनाए गए, जैसे कि हदबंदी कानून बनाया, लैंड सीलिंग एक्ट। अर्थात एक निश्चित भूमि से ज्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकेगा।
जिसके पास भी निश्चित भूमि उससे अधिक भूमि है, उससे वो भूमि सरकार जब्त करेगी और जरूरतमंद को वो भूमि आवंटित करेगी। इससे रिलेटेड ये भूमि हदबंदी कानून बना, यानी कि निर्धारित सीमा रख दी गई कि इतने से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सरकार के द्वारा ये कानून बनाए, वैसे ही भूमिपति लोग न्यायालय में चले गए, हमारी भूमि छीन ली गई है और हमारी संपत्ति के मूल अधिकार का अतिक्रमण कर लिया है। अब ये तो स्वाभाविक है कि मूल अधिकारों के लिए जब न्यायालय में कोई व्यक्ति जाएगा तो भूमिपतियों के पक्ष में ही तो फैसला मिलेगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार है और मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी खुद सर्वोच्च न्यायालय ने दे रखी। अंतिम रूप से वो कह रहा है कि मेरे पास आ सकते हो सीधा आप, क्योंकि संविधान में प्रावधान है मौलिक अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसके लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय तो जा ही सकते हैं। दूसरी समस्या थी अनुच्छेद 31 के दूसरे खंड से संबंधित। क्या था दूसरा खंड? दूसरे खंड में यह लिखा था, क्षतिपूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। सरकार ने, यानी कंपनसेशन, और सरकार ने इस शब्द का अर्थ क्या मान लिया? यह मान रखा था कि व्यक्तियों को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून बनाकर किसी ऐसी रकम का प्रावधान कर सकती है जो राज्य की वित्तीय क्षमता के अनुरूप हो, यानी राज्य जितना पैसा दे सकता है उतना एक ऐसा कानून बना देंगे और उस व्यक्ति की संपत्ति लेके उसके बदले में एक निश्चित राशि दे दी जाएगी। राशि वो होगी जो राज्य की वित्तीय क्षमता के अनुरूप हो, ना कि व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से, ना कि संपत्ति के वर्तमान मूल्य के हिसाब से, वो सरकार तय करेगी। और जिस व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जा रहा है उसके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके, ऐसा प्रावधान किया। लेकिन जब इससे संबंधित मुद्दे न्यायालय में गए तो फिर न्यायालय ने क्षतिपूर्ति शब्द का जो अर्थ बताया वो ये कहा कि ये तो फुल कंपनसेशन होना चाहिए, केवल कंपनसेशन नहीं होना चाहिए, पूर्ण क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। इसलिए ये दो समस्या ऐसी थी जिसने सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर किया। और संपत्ति के मूल अधिकार में कई बार संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन हुआ, चौथा संविधान संशोधन हुआ, 17वां है, 25वां है, 42वां है, 43वां है, 44वां संशोधन है। साथियों, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से अनुच्छेद 31 क जोड़ा गया, ख जोड़ा गया। ये देखो, अनुच्छेद 31 क और ख ये नए हैं जो कि पहले संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। कब हुआ था ये? 1951 में। ग ये 25वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कब था ये? 1971 में। ये संपत्ति के अधिकार में संशोधन हुए हैं, नए अनुच्छेद हैं ये। 31 क, 31 ख, 31 ग। वैसे तो एक और भी जोड़ा था, 31 घ भी जोड़ा था। इनको हम A, B, C, D भी लिख सकते हैं, बार बार बताता हूं तो ध्यान रखना। 31 घ भी जोड़ा था 42वें संशोधन से 1976 में, लेकिन 43वें संशोधन 1977 से इसको डिलीट कर दिया था, इसको हटा दिया। तो ये तो उसी समय डिलीट हो गया था। और फिर बात आई 44वें संशोधन की। 44वें संशोधन का सबको पता है, 1978 में इस पूरे झंझट को ही खत्म कर दिया था। 31 को हटा दिया और 19(1) च को हटा दिया, ये हम सबको पता ही है। तो अब वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद 31 क बचा है, ख बचा है और ग बचा है, और इन तीनों का एक शीर्षक दिया गया है कुछ विधियों की व्यावर्ती या सुरक्षा कह सकते हैं, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। लिख रखा होगा हमने, हाँ यही लिख रखा, पहले ही लिख रखा है इसमें, कुछ विधियों की व्यावर्ती, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। तो ये 31 क ख ग बचे हैं
तीनों का टाइटल जो दे रखा है संविधान में, कुछ विधियों की व्यावर्ती, ये दिया हुआ है। अब देखो अनुच्छेद 31 में या संपत्ति के अधिकार के संशोधन की बात करते हैं। संविधान लागू हुआ, कुछ समय पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 31 के दूसरे खंड में क्षतिपूर्ति शब्द की व्याख्या की गई। देखो अब यहां पर न्यायालय और संसद की लड़ाई को पढ़ेंगे हम। एक लंबा, कभी उसने कुछ प्रावधान किए, कभी उसने, इसको यहां पर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको एक सारणी से समझते हैं अपन। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारे मामले संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड गए तो उसने क्षतिपूर्ति शब्द की व्याख्या की सर्वोच्च न्यायालय ने, और क्षतिपूर्ति को कहा कि यह वास्तविक क्षतिपूर्ति है। ठीक है, यानी क्षतिपूर्ति का अर्थ बाजार मूल्य के अनुसार वास्तविक और पूर्ण क्षतिपूर्ति होगा, ना कि सरकार के द्वारा कोई निर्धारित की हुई राशि। अब बात आई कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये व्याख्या दे दी तो संसद को समस्या हुई, सरकार को। देखो सरकार के कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार और इनका तो ये आपस में नोक झोंक ही होती रहेगी। सरकार की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है, राज्य की न्यायालय की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। तो सरकार को बहुत सारे ऐसे भी काम करने पड़ते हैं, चाहे वो जनता के हित में हो या अपने वादे पूरे करने के हित में या कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन न्यायालय ये देखता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि न्यायालय को तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बना रखा है, उनके अधिकारों की गारंटी दे रखी है। तो ये बात हो गई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये व्याख्या कर दी क्षतिपूर्ति की, तो इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने क्या किया, चौथा संविधान संशोधन पारित कर दिया। इस शब्द को समाप्त करने के लिए फोर्थ अमेंडमेंट किया 1955 में। और क्या कहा इसमें, यह कहा कि राज्य लोक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण करता है और विधि बनाकर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित कर देता है, तो ऐसी विधि को क्षतिपूर्ति के अपर्याप्त होने पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति को कहा वास्तविक क्षतिपूर्ति, इन्होंने फिर वापस संशोधन कर दिया कि क्षतिपूर्ति को अपर्याप्त बताकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जो बात बाद में आई है वो लागू होगी, इसके बाद कोई न्यायालय व्याख्या कर देगा तो वो लागू होगा, उस व्याख्या को पलटने के लिए संविधान में कोई संशोधन कर दिया तो वो लागू होगा, उसके बाद फिर कोई व्याख्या कर दी है तो वो लागू होगा, जो अंतिम है वो लागू होता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद संविधान कई और भी संशोधन हुए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई मामलों में ये निर्णय दिया कि क्षतिपूर्ति का अर्थ पूरा बाजार मूल्य ही है, पूर्ण क्षतिपूर्ति है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा से कहा कई मामलों में कि क्षतिपूर्ति का मतलब बाजार मूल्य है या वास्तविक क्षतिपूर्ति है। ठीक है, इसी दौरान 1967 में एक मामला आ गया गोलकनाथ का। गोलकनाथ विवाद काफी फेमस है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, पूरे संविधान में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये 1967 में है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ये कहा था कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकार में परिवर्तन करे। गोलकनाथ मामला 1967, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 25वां संशोधन कर दिया, 1971 ये पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 31 का जो दूसरा खंड में जो क्षतिपूर्ति शब्द लिखा था, उस क्षतिपूर्ति शब्द को हटा दिया और रकम लिख दिया, अमाउंट कर दिया। क्षतिपूर्ति को हटाओ, उसने लिख दिया कि एक निश्चित रकम दी जाएगी। अब क्षतिपूर्ति तो मुआवजा हो गया ना, तो रकम लिख दी, क्षतिपूर्ति का झंझट ही खत्म कर दिया।
इसका अर्थ यह था कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करके उसे जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि अपने विवेक के अनुसार कुछ रकम प्रदान कर सकेगा। ठीक है। इसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय में बहुत फेमस मामला है केशवानंद भारती मामला। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि जो ये अनुच्छेद 31 का दूसरा खंड में राज्य के द्वारा जो रकम लिखी है ये नाम मात्र की या मनमानी नहीं होनी चाहिए। 42वां संशोधन, केशवानंद भारती मामला हुआ, उसमें कहा कि जो ये रकम शब्द लिखा है ये मामूली नहीं होनी चाहिए, नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए। फिर वही मामला फंस गया। रकम लिखा था उन्होंने तो, या फिर उसकी परिभाषा अलग बता दी कि रकम भी नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए। और यह निर्धारित किया कि न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि संपत्ति से वंचित किए हुए व्यक्ति को दी गई रकम उचित है या नहीं। इसके बाद फिर संसद ने 42वां संशोधन कर दिया 1976 में, और 31 जो अनुच्छेद 31 था उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए जो कानून बनाएंगे उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। 42वां संशोधन कर दिया, कह दिया कि हम जो अनुच्छेद 31 को लागू करने के लिए जो भी कानून बनाएंगे उसको उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन उसका नहीं कर सकोगे, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। जो हमने बना दिया वो फाइनल है, आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। देखो ये जो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, न्यायिक पुनर्विलोकन का ही तो है। तो 42वें संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया। अब सरकार हो गई चेंज। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, और इस सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जो इतने दिनों से संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर एक विरोधाभास की स्थिति बनी हुई थी, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और 44वां संशोधन पास कर दिया 1978 में। 44वें 42वां बहुत फेमस है, इनको डिटेल में भी कभी टाइम लगेगा तो पढ़ाएंगे। 42वें संशोधन में जो प्रावधान किया था, बहुत से प्रावधानों को उलट दिया था 44वें संशोधन ने। यहां पर ये पूरी समस्या की जड़ को खत्म किया था। 42वें का केवल 42वें से मतलब नहीं था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को तो किसी भी सरकार को समस्या आएगी उससे। तो अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा तो कांग्रेस, बीजेपी, जनता पार्टी, इसमें ये क्या मतलब? सबको ही समस्या आएगी विकास के रास्ते में, तो संपत्ति का अधिकार आएगा बीच में। उनके सामने भी ये समस्या थी, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। क्या समाप्त किया? 31 को खत्म करो, 19(1) च को खत्म करो, झंझट खत्म। और इसकी जगह मौलिक अधिकार से हटा के संपत्ति के अधिकार को संविधान का 12वां जो भाग है उसमें एक अध्याय जोड़ा, चौथा अध्याय, और उसमें अनुच्छेद 300 क जोड़ दिया। जो संविधान का 12वां भाग है, 12वें भाग में एक अध्याय जोड़ा, अध्याय 4, 3 अध्याय पहले से थे उसमें, और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा 300 क, क्योंकि अनुच्छेद 300 तो पहले ही था। तो अध्याय 4 में भाग 12 में 300 क जोड़ दिया, और ये कहा कि अब ये जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ये विधिक अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो साथियों ये तो थी यहां तक की स्थिति, इसके शुरुआत से और 44वें संशोधन अधिनियम तक की, 1978 तक की। अब हम ये समझते हैं कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। देखो, वर्तमान स्थिति यह है कि एक अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यही भाषा अनुच्छेद 31 में लिखी थी। तो फिर अंतर क्या है? जब ये सेम भाषा अनुच्छेद 31 में लिखी थी, जिसे डिलीट कर दिया गया है,
और अब ये 300 क में यही भाषा लिख दी है, तो फिर मतलब क्या हुआ वहां से डिलीट करके यहां लाने का? ये तो एक ही बात हो गई। अगर ऐसा सोच रहे हो तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि 31 था मूल अधिकार और ये है विधिक अधिकार, और अंतर ये था कि मूल अधिकारों में के लिए सीधे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन अन्य अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकता है। यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर उनको लागू करवाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसको लेके सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार के तहत सीधे उच्च न्यायालय में तो जा सकते हैं और उच्च न्यायालय इसके बारे में रिट भी जारी कर सकता है। तो केवल अंतर यह आ गया कि अब हम जो 300 क में जो हमें अधिकार मिला है उसके तहत हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, बाकी उच्च न्यायालय या नीचे के न्यायालय के रास्ते तो हैं ही। ठीक है, अब बात यह है कि कुछ ऐसे भी मामले वर्तमान में हैं जो संपत्ति का मूल अधिकार जो आज भी है। अब आप आश्चर्य करोगे कि आज भी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 30(1) हमने अभी पढ़ा भी है, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद है और इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति एक्वायर की जाती है, अधिग्रहण करते हैं उसका, तो उसे राज्य के द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ये कब किया गया? 44वें संशोधन से ही इसमें यह प्रावधान कर दिया। 44वां संशोधन 1978। देखो, जब पूर्ण क्षतिपूर्ति की बात आती है तो ये मान लो फिर तो मौलिक अधिकार है ही, क्योंकि संपत्ति का अधिग्रहण तो कर सकता है। ये तो पहले अनुच्छेद 31 में भी लिखा था जब वो मूल अधिकार था, वो भी तो उन प्रतिबंधों के साथ ही मिला हुआ था कि साधारण जनता के हित में, या अनुच्छेद जो 19 था उसमें भी ये प्रतिबंध था, 19 में जो हमने पढ़ा है उसमें, कि साधारण जनता के हित में जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, और 31 के बारे में भी हमने पढ़ ही रखा है। तो संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार था तब भी तो इस पर प्रतिबंध थे। तो ये तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जब हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो सरकार हमसे हमारी जमीन नहीं ले सकती थी, हमारी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, कर सकती थी। लेकिन बस बात यह थी कि मामला यह कि पूर्ण क्षतिपूर्ति मिलती है कि नहीं। तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति अधिग्रहित की जाती है तो राज्य के द्वारा पूर्ण क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये प्रावधान 44वें संशोधन से 30(क) में 30(1) क में कर दिया है। ये एक नया उपखंड जोड़ा था, 1 में ये कर दिया। तो वर्तमान में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए संपत्ति का अधिकार एक तो ये है कि ये वर्तमान में मूल अधिकार है। दूसरा मामला है अनुच्छेद 31(क). ये मैंने जो भाषा लिख रखी है, ये भाषा समझाने के लिए आपके लिए लिख रखी है, संविधान में अलग तरीके से इसको लिख रखा है। अनुच्छेद 31(क) क्या कहता है कि अगर राज्य किसी ऐसी कृषि भूमि का एक्वायर करता है जिस पर उसका मालिक स्वयं खेती कर रहा है, और वो जो ये लैंड सीलिंग एक्ट बना था, भूमि हदबंदी कानून बना था, उसके द्वारा निर्धारित जो अधिकतम भूमि सीमा थी उसके अंदर ही हैं आप, यानी आप स्वयं खेती कर रहे हो और लैंड सीलिंग एक्ट के तहत निर्धारित जो सीमा है भूमि की उसके अंदर ही आपके पास भूमि है, यानी उससे ज्यादा नहीं है, और राज्य ऐसी भूमि के मालिक को भूमि का और भूमि पर निर्मित भवन का पूरा बाजार मूल्य चुकाएगा। ये जो अनुच्छेद 21
31 क है, इसको पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1951 से, और ये जो प्रावधान किया था ये किया था 17वें संविधान संशोधन से, 1964 में हुआ था। 1964 में ये प्रावधान कर दिया अनुच्छेद 31 क में कि यदि राज्य ऐसी किसी भूमि को एक्वायर करता है जिस पर उसका मालिक स्वयं खेती करता है और वो भूमि हदबंदी कानून के द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर है, वो भूमि उससे ज़्यादा नहीं है, और राज्य ऐसी भूमि के मालिक को भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या और भी कोई संपत्ति वहां पर है तो उसका पूरा मूल्य चुकाएगा। तो फिर जब पूरा मूल्य चुकाएगा तो ये भी मौलिक अधिकार हो गया हमारा, यहां पर भी संपत्ति का अधिकार है। ये भाषा मैंने बनाकर लिखी, आगे अनुच्छेद 31 क को अलग से भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 31 क को पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, कि ये एक तो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, और इस अनुच्छेद को इसलिए जोड़ा गया था ताकि राज्य के द्वारा मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए बनाई गई जो विधियां हैं, जो कानून हैं, उनको सुरक्षित किया जा सके। मध्यस्थों का मतलब ये था कि सामान्यतः जमींदार है, जागीरदार है, मालगुजार, इनामदार आदि थे ये वाले। तो इस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि कृषि, भूमि सुधार, उद्योग, वाणिज्य आदि हेतु राज्य के द्वारा संपत्ति का एक्वायर करने के लिए बनाया गया कानून, उसको न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। ये रहा, ये लिखा हुआ है, एक बार देख लो। कृषि, भूमि सुधार और उद्योग और वाणिज्य, इनके लिए राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए जो कानून बनाए जाएं उनको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो 14 और 19 का उल्लंघन होता है। यानी 14 और 19 से ऊपर मान लिया इसको, ये लागू कर रहे हैं तो इनका उल्लंघन हो सकता है, ये ध्यान रखना। यहां से खूब प्रश्न आते हैं और हम अक्सर ये देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का तो उल्लंघन हो ही नहीं सकता। तो ये 31 क ख ग, यहां से कठिन प्रश्न आता है कई बार, और साधारण वैसे तो जो स्टूडेंट अच्छे से अध्ययन करते हैं वो तो बहुत अच्छे से उसको क्लियर करते हैं, लेकिन जब हमारे अध्ययन की सीमा एक सीमित होती है तो हम ये गलती करते हैं कि हम ये समझते हैं मौलिक अधिकार ही सर्वोपरि है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को भी कई मामलों में प्राथमिकता दी गई है। आगे भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई यहां पर ये बात कि 14 और 19 का उल्लंघन हो सकता है। और अगर एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ऐसा कोई कानून कोई राज्य का विधानमंडल बनाता है तो वो तब लागू होगा जब कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखें और फिर उसने उसकी अनुमति दे दी हो। अगर ऐसा ही कोई कानून राज्य का विधानमंडल बनाता है तो वो जब लागू होगा जब सबसे पहले तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखें। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है ना किसी भी विधेयक को, और राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी हो, तब ही लागू होगा, अन्यथा नहीं। ये चीज एक ध्यान रखने की। और एक बात ये था कि ये अनुच्छेद है 31 क, इसको भूतलक्षी प्रभाव से इसको बैकडेट से लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 से, यानी संविधान लागू होने की तिथि से इसको लागू कर दिया था। फिर चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 आया, उसके द्वारा इस अनुच्छेद में और अधिक विस्तार किया गया। राज्य के द्वारा किसी संपदा या संपत्ति का अर्जन या प्रबंधन अपने हाथ में लेने का प्रावधान किया गया। विभिन्न निगमों का जो प्रबंधन है, खनिज तेल से जुड़े मुद्दे हैं, इन विषयों पर बनाई गई विधियों को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और 17वां संशोधन हुआ फिर इसमें, ये चौथे संशोधन से 2-3 प्रावधान की, फिर 17वां हुआ उसमें। और जो संपदा शब्द था, जो इससे पहले भी मैंने अपनी तरफ से भाषा बना के लिखी थी, उसमें रैयतवाड़ी भूमि और जागीर आदि को शामिल कर दिया था।
रैयतवाड़ी क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने देखा होगा ये 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के एक जिले में ये व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक प्रयोग जब हुआ तो उसके बाद मुनरो ने इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। और इसके तहत जो कंपनी थी और जो रैयत थे उनके बीच सीधा समझौता संबंध या सीधा समझौता था। रैयत का मतलब किसान, तो जो कंपनी और किसानों के बीच में सीधा समझौता कर दिया था या सीधा संबंध बना दिया था। राज्य के राजस्व का जो निर्धारण था और लगान वसूली का कोई भी काम था तो जमींदार और बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी थी। सीधा कंपनी और किसान डायरेक्ट संबंध बना दिया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो ये पुरानी बात है, इसमें प्रावधान कर दिया था 17वें संविधान संशोधन से, जिसको हमने अलग से पहले समझाया है। अब बात आती है अनुच्छेद 31 ख या 31 ब क्या है। 31 ख को भी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये भी हमने देख लिया है। इसमें क्या प्रावधान है? देखो, एक तो ये कि ये पहले संशोधन से ये जोड़ा क और ख, और पहले संविधान से ही हमें एक और ध्यान रखनी बात, 1951 में ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से 31 क जोड़ा, अनुच्छेद 31 ख जोड़ा, जो आपके ऊपर ये लिखा हुआ है, और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संसद ने 9वीं अनुसूची जोड़ने का या 9वीं अनुसूची बनाने का ये उद्देश्य रखा, या उसका ये उद्देश्य था संसद का, कि भूमि सुधार से जुड़े जो अधिनियम हैं उनको न्यायपालिका की न्यायिक जो समीक्षा है उसके माध्यम से बदल ना सके। मतलब भूमि सुधार से संबंधित कोई कानून बना दिया तो उसमें न्यायपालिका डंगा ना डाल सके, क्योंकि उस समय जरूरी भी था और संपत्ति के अधिकार से अड़चन भी आ रही थी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें भूमि सुधार से जुड़े हुए जो भी कानून बनाते उसको 9वीं अनुसूची में जिसको भी डाल दिया है, फिर उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा या न्यायपालिका की दखलंदाजी नहीं होगी। ये अनुच्छेद 31 ख में प्रावधान या 9वीं अनुसूची का प्रावधान था। 31 में ये प्रावधान लिखा हुआ है कि जिस भी कोई भी अधिनियम है, नियम है या विनियम है, ये जो एक्ट है, रूल्स है या रेगुलेशंस है, इनको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तो ये जो शब्दावली है 9वीं अनुसूची से संबंधित, ये अनुच्छेद 31 ख में लिखी हुई है। इसका मतलब ये था, इसका अर्थ निकालें, जो ये लिखा हुआ है अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका मतलब ये है कि इसमें शामिल कोई भी कानून या 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून है उसको किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है उनका अतिक्रमण करता है। यानी संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने के आधार पर उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। एक बार फिर समझ लो, यानी 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वो हमारे मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। ये समझ लो, यानी अनुच्छेद 31 ख समस्त मूल अधिकारों से ऊपर है। अभी परिभाषा बदल गई है, बाकी इसमें जो लिखा है वो इसको आगे समझ लेना। परिभाषा तो केशवानंद भारती जो वामन राव बनाम भारत संघ आया उनमें बदला है, आगे देखेंगे अभी। तो इस अनुसूची में केंद्रीय कानून भी शामिल हैं, राज्यों ने जो कानून बनाए वो भी एक शामिल है, और एक लिस्ट है इसमें जो वर्तमान में 284 ऐसे कानून हैं जो इस 9वीं अनुसूची में शामिल हैं।
तो ये भी एक संख्या याद रख लेना कि वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने कानून हैं? 284। तो ये हमारा 9वीं अनुसूची से संबंधित बात हो गई। यानी इस अनुसूची को इसलिए जोड़ा कि इसमें शामिल कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसके बाद 1981 में मामला आया, वामन राव बनाम भारत संघ 1981। वामन राव बनाम भारत संघ 1981। इसमें फिर इसकी परिभाषा को बदला। इसमें कहा, वामन राव मामले में कहा कि जो ये केशवानंद भारती मामला आया था और उसके निर्णय की जो तारीख थी, केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तारीख को याद रख लेना, 24 अप्रैल 1973 की तारीख है। 24 अप्रैल 1973। इसके बाद जो भी कानून इसमें डाले जाएंगे या डाले गए हैं उनकी समीक्षा हो सकती है। यानी 24 अप्रैल 1973 से पहले कोई भी कानून उसमें डले हुए हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद कोई भी कानून शामिल किया है तो फिर ये उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकता है। वामन राव बनाम भारत संघ में ये फैसला आया। ये अनुच्छेद 31 ख हो गया। फिर भी कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, आपके लिए काम की चीजें लिखवाऊंगा, समझना जरूरी है इसलिए समझ लो। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 31 ग में क्या लिखा हुआ है। हमें पता है कि 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया था। 25वां संशोधन 1971। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपको केवल वो ही याद करना है, वही लिखवाएंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 39 के बी और सी या ख और ग उपखंड को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। फिर देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो कि 39 का ख और ग, देखो ये उपखंड है, ध्यान रखना। यहां पर एक चीज और, एक अनुच्छेद 39 क आपको मिलेगा संविधान में। 39 क ये अपने आप में एक अलग अनुच्छेद है। और अगर ये लिखे कि 39 के उपखंड क ख ग या जो भी है आगे, वो फिर अलग है। 39 का उपखंड क अलग है, 39 के अपने आप में एक अलग अनुच्छेद है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, लेकिन यहाँ तो क है ही नहीं, हम तो ख और ग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। लेकिन जहाँ भी अनुच्छेद 39 क पढ़ते हो और 39 का खंड उपखंड क पढ़ते हो तो वो ध्यान रखना। तो लागू करने के लिए मूल अधिकारों के जो 14 और 19 का उल्लंघन हो सकता है, ये इसमें प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 39 का जो दूसरा तीसरा उपखंड है, ये जो ख और ग है, किससे संबंधित है? ये है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और कुछ व्यक्तियों के पास धन का केंद्रण होने से बचाना, उससे संबंधित है। इनको विस्तार से हम नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे। बाकी ये जो समाजवाद पढ़ रहे थे तब भी हमने चर्चा की थी इस पे कि धन को एक जगह केंद्रित होने से बचाना, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व आदि इनसे संबंधित है। तो यहां पर ये जो 42वां संशोधन किया गया 1976 में, और ये जो अनुच्छेद 31 ग है इसका विस्तार किया गया 42वें संविधान संशोधन में। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा केवल इतना ही, केवल समझ लो। 42वें संशोधन से इसका विस्तार किया गया और इसमें यह प्रावधान कर दिया कि जो अनुच्छेद 39 के जो ये दूसरा तीसरा उपखंड है ख और ग, इनको ही नहीं बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित सारे जो नीति निर्देशक तत्व है
उनको लागू करने के लिए 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो 42 में ये कर दिया प्रावधान कि जो भाग 4 है यानी डीपीएसपी है, ये मान लो ना अब तो डीपीएसपी, सारे डीपीएसपी 14 और 19 से ऊपर है। 42वें में ऐसा प्रावधान कर दिया। जो 25वें संशोधन से जोड़ा था उसमें केवल ख और ग उपखंड इनसे ऊपर है। 42वें संशोधन से पूरे डीपीएसपी, सारे डीपीएसपी है वो 14 और 19 से ऊपर मान लिया गया था, लेकिन बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। और वर्तमान में फिर यही मामला है। एक ये जो मिनर्वा मिल्स मामला आया था 1980 का, कुछ मामले बहुत प्रसिद्ध है जो बार बार आएंगे। तो मिनर्वा मिल्स मामले में भारत संघ का ये मामला, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला 1980 का, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन जो है वो संविधान का मूल ढांचा है, तो ये ऊपर नीचे मत करो इनको। तो 31 ग का जो विस्तार किया गया था उसको रद्द कर दिया और वर्तमान में ये ख और ग को ही 14 और 19 पर सर्वोच्चता प्राप्त है। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आप संविधान की मूल कॉपी उठा के पढ़ने लग जाओगे, संविधान को डाउनलोड करके या उसका प्रिंट निकाल के आप पढ़ रहे हो, तो उसमें तो आज भी यही लिखा है कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को या उनमें से किन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को रद्द कर दिया है तो वो वहां पर लिखा तो हुआ है लेकिन मान्य नहीं है। अब ये संविधान से ये चीज हटेगी कब? सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करने से उसका प्रभाव बंद हो जाता है, संविधान से वो चीज हटती नहीं है। संविधान से जब हटेगी जब संविधान में संशोधन किया जाए। तो जब रद्द कर दी तो फिर सरकार ये सोचती जब इसको हटाने के लिए हम क्यों संशोधन करें, क्यों फालतू में अपना काम बढ़ाएं, रद्द हो गया तो हो गया, पड़ा रहने दो। और किसी सरकार को ऐसा लगता है तो वो ऐसा कर भी सकती है। तो साथियों, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके इस पर अपनी समस्या बताना, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। समय हुआ तो वहां पर या किसी अन्य माध्यम से आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब आप हेडिंग डालो, बहुत लंबा टॉपिक हो गया है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, लिखना शुरू करो। लिखने के लिए पहले बताया था कि बहुत कम लिखवाएंगे, तो आपका जो काम का है वही लिखवाएंगे। लिखो। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(च) को संविधान से हटा दिया, अर्थात संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया है तथा इसे संविधान के 12वें भाग में अध्याय 4 और अनुच्छेद 300 क जोड़कर एक संवैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार दे दिया गया है। देखो, संवैधानिक तो वो हो ही गया अपने आप में, जो संविधान में वर्णित है वो संवैधानिक, बाकी ये विधिक और कानूनी दर्जा दे दिया इसको, ये वाला अनुच्छेद जोड़ दिया गया है। आगे लिखो। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति, अनुच्छेद 300 क, इसमें लिख लो, विधि के प्राधिकार के बिना, ऊपर भी लिखा हुआ है, विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर उन्हें लागू करवाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को लेकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते क्योंकि विधिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट लिखो। ध्यान रहे, संपत्ति के अधिकार के तहत सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं तथा उच्च न्यायालय इसके संबंध में रिट भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट, हेडिंग डालो।
कुछ मामलों में वर्तमान में भी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। नंबर 1, अनुच्छेद 30(1) कै, ये लिख लो, अनुच्छेद 30(1) कै, ये लिख लो। यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति अधिग्रहित की जाती है, यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति अधिग्रहण की जाती है तो उसे राज्य के द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। और ब्रैकेट में लिख लेना, ये प्रावधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से किया गया है। नंबर 2 डाल लो, अनुच्छेद 31 कै, वो 30(1) कै था, ये 31 कै है। इसमें लिखो, इसके अंतर्गत अगर राज्य किसी ऐसी कृषि भूमि का अधिग्रहण करता है जिस पर उसका मालिक स्वयं खेती करता है तथा वह भूमि हदबंदी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम भूमि सीमा के अंदर है, तो राज्य ऐसी भूमि के मालिक को भूमि और भूमि पर निर्मित भवन आदि का पूरा बाजार मूल्य चुकाएगा। नेक्स्ट आगे लिखो, अनुच्छेद 31 कै या ए, हेडिंग डालो नई। इकतीस कै, इसमें लिख लो, यह अनुच्छेद प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। और फिर लिखो, कृषि, भूमि सुधार, उद्योग और वाणिज्य आदि हेतु राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए बनाए गए कानूनों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि इनसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट लिखो, नोट लगा लो, एक नोट, अगर ऐसा कोई कानून किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया है तो वह तभी लागू होगा जब उस कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया हो और उसकी अनुमति प्राप्त हो गई हो। राज्य विधानमंडल का कानून तब लागू होगा जब उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया हो और राष्ट्रपति ने उसकी अनुमति दे दी हो। नेक्स्ट एक लाइन और लिख लो, इस अनुच्छेद को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करते हुए 26 जनवरी 1950 की तिथि से ही लागू कर दिया गया। अगली हेडिंग डालो, अनुच्छेद 31 कै, अनुच्छेद 31 कै, इसमें लिखो, यह भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत ही संविधान में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, संसद द्वारा नवी अनुसूची बनाने का मूल उद्देश्य यह था कि भूमि सुधार से जुड़े अधिनियमों को न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से बदल ना सके। अब लिखो अनुच्छेद 31 ख, या ये लिख लो, अनुच्छेद 31 ख में यह प्रावधान किया गया है कि जिस भी अधिनियम, नियम या विनियम, एक्ट, रूल्स या रेगुलेशंस को नवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात इसमें शामिल किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वह संविधान के भाग 3 में वर्णित किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है।
नेक्स्ट, इस अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसमें वर्तमान में कुल 284 प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट, वामन राव बनाम भारत संघ 1981 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तारीख 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी उस अनुसूची में शामिल कानूनों की जांच न्यायालय कर सकता है। जांच कर सकता है मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद लिखो 31 गए। इसमें ये लिख लो, अनुच्छेद 39 के ख और ग उपखंड को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत विस्तार से मैंने इसको प्रयास किया आपको समझाने का। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जय कुमार पॉलिटी ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर, हालांकि वहाँ तो मैंने उसको आपको लिखने की अनुमति नहीं दे रखी है, बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसका फिर हम जवाब जैसे भी होगा किसी भी माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।